Hello everyone, welcome to 11 Commerce SP lecture. We are on page number 173 and currently starting with a new chapter, that is chapter number 12, correspondence with statutory authorities. What do you mean by statutory authorities? Statutory word का मतलब होता है लीगल अथॉरिटी. स्टैट्यूटरी मतलब एक प्रकार से लीगल, बाउंड बाय द लॉ. अगर आप इन अथॉरिटीज के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो भी लॉ प्रिवेल किए गए हैं, उसे अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज किया जा सकता है. हेंस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग करस्पॉन्डेंस विथ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज. तो सबसे पहले हम लोग लर्न करते हैं कौन से टाइप के स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज होते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो ये सबसे पहली बात आप समझ जाइए कि जो भी बिजनेस डिसीजंस होते हैं कंट्री के, दैट आर मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ठीक है ना, जो भी बिजनेस डिसीजंस होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू मैनेज किए जाते हैं. सो इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो कंपनीज एक्ट को लागू कराने का जो सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का. तो वी कैन से इट्स द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट्स, है ना. कॉर्पोरेट के लिए क्या है, ये हाईएस्ट अथॉरिटी है. टू enable smooth functioning of the central government has delegated some power to various authorities like. अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया है, कुछ पावर को डेलीगेट कर दिया है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके. उसमें से सबसे पहला है रीजनल डायरेक्टर्स. नंबर 2, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. नंबर 3, एनसीएलटी. एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. और उसके बाद आता है एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल. ठीक है, तो ये व्यवस्था की गई है, ये है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज. तो इसमें हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे. सबसे पहले नंबर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का. इसका काम क्या है, इसका काम है जो भी पर्टिकुलर एक्ट कंपनी से, कॉर्पोरेट से, बिजनेस से रिलेटेड है उसको लागू करवाना. लाइक कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट, सॉरी कंपटीशन एक्ट 2002, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. तो ये जितने भी एक्ट है उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है. अब इसमें कौन सी जो बॉडीज हैं जो इसकी हेल्प करती हैं, तो सुपरवाइजरी बॉडीज हैं इसमें आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ऑब्जेक्टिव क्या होता है एमसीए का, टू एडमिनिस्टर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर अलाइड लॉज टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. बिजनेस करने में आसानी हो और लोग एक्ट को फॉलो करें, तो उनके प्रोविजंस को बनाना, एडमिनिस्टर करना, ये काम किसका है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का. क्विकली आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. अगर किसी कॉर्पोरेट कंपनीज ने इसके नॉर्म्स को, इसके गाइडलाइंस को, इसके एक्ट को फॉलो नहीं किया तो ये तुरंत का तुरंत उनकी जांच करते हैं. encourage companies to improve corporate governance and adopt responsible business practices. कंपनीज को encourage करते हैं कि वो अपने बिजनेस के साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी हेल्प करे. व्हाट डज इट मीन, वो सोसाइटीज को भी कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करे, सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करे, इसके लिए एंकरेज किया जाता है इनके थ्रू. प्रमोट फेयर कंपटीशन. मार्केट में सभी के बीच में एक फेयर कंपटीशन होगा तो इसके लिए वो प्रमोट करते हैं. मेक अवेलेबल टू द पब्लिक कॉर्पोरेट डेटा. जो कॉर्पोरेट डेटा, जो भी बिजनेस एनालिसिस होता है उसे क्या करते हैं, अवेलेबल कराते हैं सबके सामने, ताकि लोग अपने हिसाब से बिजनेस डिसीजन को ले सके. ऑफर वेरियस सर्विसेज टू द स्टेक होल्डर.
स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये रोल हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। अब इसने अपने पावर्स किसको दे करके रखे हैं, 7 रीजनल डायरेक्टर्स को। अब इसमें रीजनल डायरेक्टर मतलब हमारा जो इंडिया है उसको 7 रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें से देखिए अहमदाबाद है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई है और न्यू दिल्ली, शिलोंग। ये 7 रीजन्स को हेड करने वाले राज्य बताए गए हैं, है ना। तो ये सिटीज जो है अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, यहाँ पर इनका क्या है, हेड ऑफिस है। तो 7 रीजनल डायरेक्टर्स ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो रूल्स है वो इंप्लीमेंट करते हैं। अब इनके अंडर में कौन आते हैं, 22 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या काम करता है, जितने भी कंपनीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन का काम, प्लस वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं ये देख रेख का करने का काम किसका है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का है। एंड देन 1 सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, इनके अंडर में एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर आता है और उनके नीचे 9 आरओसी कम ऑफिशियल लिक्विडेटर होते हैं। मतलब कौन है ये भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, लेकिन साथ में क्या है, ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होते हैं, जो कंपनीज को बंद करने में हेल्प करते हैं, है ना। और सबसे नीचे आ गए ओनली ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन है, दे आर ऑफिसर्स अटैच टू वेरियस हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं। दे हेल्प इन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज बेस्ड ऑन द ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने जिन कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दिया है उसको बंद करने में ये ऑफिशियल लिक्विडेटर्स हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये चेन के बारे में हम सीख गए, क्या होता है आरओसी, क्या होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्या होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। इसमें एक और अथॉरिटी है जिसे हम कहते हैं एनसीएलटी। क्या कहते हैं, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको, ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है ये एक टाइप का कोर्ट है। क्या ये कोर्ट, जैसे सिविल कोर्ट होता है तो उसमें जितने भी सिविल मामले होते हैं उसे लिया जाता है, वैसे ही स्पेसिफिक कॉर्पोरेट्स के लिए अलग से एक कोर्ट बना दिया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो जो भी कंपनी से रिलेटेड केस होते हैं वो यहाँ पर लड़े जाते हैं। कंपनीज के बीच का जो भी डिस्प्यूट होगा, कंपनीज ने कोई गलत काम किया है तो उसे एनसीएलटी में लेकर जाया जाता है। इसके अलावा अगर कंपनी इनके डिसीजन से सहमत नहीं है तो वो उसके हाईएस्ट अथॉरिटी पे जा सकते हैं, जो कि क्या है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, मतलब उससे बड़ी कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड कोई भी केस होता है, डिस्प्यूट होता है, कंपनी का कोई भी फ्रॉड होता है तो यहाँ पर उसे निपटाया जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर लर्न करने को मिलेगा रिगार्डिंग सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या करता है, सेबी 1992 इस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था। आपको याद होगा स्कैम हुआ था 1992 में, हर्षद मेहता स्कैम। तो लोगों का विश्वास कंपनीज के ऊपर से, स्टॉक मार्केट के ऊपर से उठने लगा था, लोग इन्वेस्ट करने से डरने लगे थे। तो स्टॉक ब्रोकर का विश्वास बढ़े और ये फेयर कंपटीशन के थ्रू चले, इसमें कोई भी फ्रॉड ना हो, इसकी पूरी जवाबदारी लेने के लिए सेबी का गठन किया गया। एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इट इज हेड ऑफिस इन द मुंबई, इट्स हेड ऑफिस इज इन दी मुंबई, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। आप देखेंगे बीकेसी में जाएंगे, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे आपको इसका हेड ऑफिस देखने को मिलेगा। इट सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसका कंट्रोल सेबी के हाथ में होता है। जो भी शेयर्स की डीलिंग होती है, वेदर इट इज बाइंग और सेलिंग, सेटलमेंट, सबका सब सेबी के अंडर में होता है। कंपनीज इशूइंग सिक्योरिटीज एंड इंटरनेशनल intermediaries like underwriter, merchant, banker, broker, etc. It protects the interest of investor in the security market.
तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज है या ऐसी कंपनी जो सिक्योरिटीज इशू कर रही हैं या इंटरमीडियरीज है जिसे हम स्टॉक मार्केट का दलाल बोलते हैं, और अंडर राइटर्स है, मर्चेंट बैंकर्स है, ये सबका हेड जो है, सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? सेबी है। तो सेबी का मेन एम होता है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके हितों की रक्षा करना, मार्केट में कोई भी इंटरमीडियरीज किसी के साथ चीटिंग ना करें, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि इनके थ्रू अगर हमें कोई कम्युनिकेशन करना है, अगर इनके साथ हमें कोई करस्पॉन्डेंस करना है, तो हम किस टाइप के लेटर्स लिखेंगे। तो कुछ स्पेसिमेन हमारे सामने है, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लेटर इज रिगार्डिंग लेटर टू आरओसी फॉर सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू होल्ड एजीएम। एजीएम हेल्ड करने के लिए हमें एक्सटेंशन की जरूरत है, ऐसा लेटर हम आरओसी को लिख रहे हैं। आरओसी कौन? कंपनीज की अम्मा। हाँ, ऐसा एग्जाम में मत लिखना। आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पर हमने इनकॉर्पोरेशन कराया था, है कि नहीं? तो आपको पता है जो सब्सिक्वेंट एजीएम होता है वो कब कंडक्ट किया जाता है? ईयर एंड होने के विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ। ठीक है ना? तो ईयर एंड सपोज 31 मार्च 2021 को हुआ, तो 30 सितंबर 2021 के पहले हमें क्या कर लेना है? एजीएम कंडक्ट कर लेना है। लेकिन अगर कंपनी को ऐसा लगता है, कंपनी को ऐसा लगता है कि हम इस समय के अंतराल के बीच में एजीएम कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दे कैन आस्क फॉर एक्सटेंशन। और कितना एक्सटेंशन मिल सकता है? 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पीरियड मिल सकता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आरओसी को। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कि हमें एक्सटेंशन दिया जाए। अच्छा, ऐसे ही बोल रहे हैं कि कुछ जेन्युइन रीजन बताना पड़ेगा, जेन्युइन रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो रीड करते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या रीजन दिया है। कंपनी का नाम है सनराइज लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, सीआईएन नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर एंड फैक्स नंबर इज ऑल्सो गिवन, वेबसाइट एड्रेस, ईमेल, रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, डेट है। अब यहां पर आपको किसका एड्रेस लिखना है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का। तो ध्यान रहे कि ये एक ऑफिशियल एड्रेस है, तो जहां तक हो सके इसको आप बाय हार्ट कर लीजिए, है ना? इसको हम मतलब अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं लिख सकते। अच्छा, लिखा तो गलत नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता ना। एग्जामिनर को भी पता है कि ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है तो फिक्स है, इसका एड्रेस भी फिक्स है, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका एड्रेस क्या लिखा हुआ है? द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, महाराष्ट्र स्टेट, मरीन लाइन्स, मुंबई 400020। ठीक है, सब्जेक्ट हम वही लिखेंगे जो हमारे हेडिंग में था, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग थर्ड एनुअल जनरल मीटिंग। हम एक्सटेंशन का डिमांड कर रहे हैं। अब नीचे रीजन बताएंगे। डियर सर, द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 96 प्रोवाइड दैट every company other than OPC, OPC मतलब वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी को छोड़कर जितनी भी कंपनीज है ये सबके ऊपर सेक्शन 96 अप्लीकेबल है। और क्या है सेक्शन 96? shall in each year hold an AGM, हर साल एजीएम करना, एनुअल जनरल मीटिंग करना कंपलसरी है। Hence, as per the act, the company must hold its third annual general meeting before 30th September 2018. तो 30th September 2018 के पहले हमारा एजीएम हो जाना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने रूल क्या कहता है उसके बारे में सिर्फ इन्फॉर्म किया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, हम अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आवर एम्प्लॉय हैव बीन ऑन स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब हड़ताल, है ना? हमारी मांगे पूरी करो, हड़ताल पे हैं सिंस 20th जून, 20 जून से तो वो हड़ताल पर हैं। हेंस वी हैव नॉट बीन एबल टू
फाइनलाइज आवर अकाउंट्स ऑन टाइम। तो हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होना चाहिए, जो हमको एजीएम में दिखाना है, वो अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है। Therefore, in the given circumstances, we are not in a position to hold AGM before 30th September 2018। तो हम इस डेट के पहले एजीएम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, हम इस पोजीशन में नहीं है। तो ये हमने अपनी प्रॉब्लम बताई सेकंड पैराग्राफ में। अब थर्ड पैराग्राफ में हमारी रिक्वेस्ट होगी, we therefore request you to grant us an extension of 2 months। हालांकि 3 महीने का भी एक्सटेंशन हो सकता है, बट ठीक है, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही हम डिमांड करेंगे। grant us an extension of 2 months for holding the AGM, that is up to 30th November 2018। we will be highly obliged if you grant us the extension। अगर आप हमें एक्सटेंशन देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हम खुश होंगे। तो यहाँ पर हम साथ में एनक्लोजर कॉपी भेजेंगे। देखो, कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट 2016-17। ठीक है। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली फॉर सनराइज लिमिटेड। साइन किया है, साइन बाय सेक्रेटरी। हालांकि इस पर्टिकुलर लेटर के अंदर आपको एनक्लोजर देने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये एनक्लोजर हम नहीं लिखेंगे। ओके, नाउ वी शैल स्टार्ट राइटिंग दिस पर्टिकुलर लेटर। हेडिंग क्या है हमारे लेटर की? लेटर टू ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, requesting grant of extension period to hold annual general meeting। ठीक है। तो यहाँ पर हम बाकी का जो हेडिंग है उससे लिख लेंगे और आज का डेट पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, टुडेज डेट इज 7th अप्रैल 2021। तो हमने सबसे पहले क्या किया? नेम ऑफ दी कंपनी, फिर हमने लिख दिया एड्रेस, फिर आपको दिखाना है CIN नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये सब आपको शो करना है। देन यू विल राइट डेट, और डेट के बाद आपको पुट करना है इनसाइड एड्रेस। सो इन द रेफरेंस वी कैन राइट E3 ROC 0421। ऐसा कोई आप रेफरेंस नंबर डाल सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। और एड्रेस जो फिक्स है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, महाराष्ट्र स्टेट, मरीन लाइन्स, मुंबई 400020। द रजिस्ट्रार, आप स्पेलिंग ठीक से देखिए, ये रजिस्ट्रार की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए। कुछ लोग इसे रजिस्टर समझते हैं, ये करेक्ट है क्या? नहीं, रजिस्टर नहीं लिखना है हमें, हमें रजिस्ट्रार लिखना है। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, महाराष्ट्र स्टेट, मरीन लाइन्स, मुंबई 400020।
Now write subject line. Extension for conducting 15th annual general meeting. Dear sir, as per Companies Act 2013, Section 96, it is mandatory or compulsory to conduct annual general meeting before completion of 6 months from financial year end. Our annual general meeting इसको हम नंबर दे देते हैं as we have given in this subject. क्या लिखेंगे? Our 15th annual general meeting should have been held before 30th September 2021 as per above section. ये हमने रूल बता दिया. नेक्स्ट पैराग्राफ बताएंगे. We are very sorry to inform you that our worker और employees, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट तो एम्प्लॉय बनाते हैं, our employees are on strike since December 2020. Therefore, we are therefore our books of account are yet not finalized.
मतलब बता रहे हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट अभी तक बने नहीं है। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे, वी रिक्वायर टू मंथ्स extension for conducting 15th annual general meeting. Kindly grant us this extension period. Thanking you yours faithfully, for Himalaya Industries Limited, signature by company secretary. Done. So done for the day. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में with new letters. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।